हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज सर। आज की क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको इमेज बेस्ड भी एग्जाम में आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट दोनों पर टाइप से आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज है जो 31 मई है, 31 मई है और आज इम्पॉर्टेंट डेज है जो हमारी नर्सिंग के एग्ज़ाम में आपको एज एन क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, तो वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही साथ जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें और जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे NHM, CHO, GMC किसी भी स्टेट के लिए GNM का पेपर हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन गायनिक के भी ऐड हैं, कुछ MSN के भी ऐड किए हुए हैं, बट मोस्टली क्वेश्चन है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन ऐड हैं। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 2 डेज क्लासेस नहीं हो पाई क्योंकि आउट ऑफ टाउन थे इसलिए, बट यहाँ पर अब आपकी क्लासेस हैं जो दोनों टाइम मॉर्निंग इवनिंग कंटिन्यू की जाएंगी। तो यहाँ पर आज की क्लास में कोशिश की जाएगी कि आपको जितने भी MCQs हैं उनके रेशनल के साथ साथ और जो अदर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी यहाँ पर आपको ऐड करके बताए जाए। जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वहाँ पर चैलेंजिंग क्वेश्चन कुछ टाइम से वहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल इशू के कारण, बट वहाँ पर अब क्वेश्चन है जो ऐड किए जाएंगे। आज ही मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें सिलेबस को लेके था कि कोई भी जो सिलेबस को लेके कुछ था, मैंने वो कमेंट है जो अभी हाइड कर दिया है जिससे दूसरे लोगों पर उसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो वो NHM के सिलेबस को लेके कि जो भी सिलेबस मांगेगा मैडम उनसे 250 रुपये मांगना स्टार्ट कर देंगी, बट ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट सिलेबस मांगेगा। मेरे पास जितनी भी PDF अवेलेबल है मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, बट 250 रुपये 250 रुपीज़ में आपसे सिलेबस के बिल्कुल भी नहीं लूँगी। वहाँ पर आपको 1400 पेज की PDF दी जाएगी जिसमें आपके GMC के पेपर, NHM के पेपर और CHO के पेपर हैं जो MP के ऐड किए गए हैं, सीरीज़ ऐड की गई हैं उनके लगेंगे, ना कि सिलेबस के। तो आपको जिन भी लोगों को यदि ये कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इवन आप लोग अपने जो मैसेज हैं मैं सभी के कमेंट बॉक्स में जो इतने भी कमेंट्स आते हैं वो भी रीड आउट करती हूँ। मोस्टली लोगों के कमेंट्स हैं जो रिप्लाई भी करती हूँ। तो यहाँ पर जिनको भी ये डाउट हो सिलेबस को लेके तो मैं बता दूँ कि जो अभी ऑफिशियल सिलेबस अपडेट नहीं किया गया है वेबसाइट पर, जैसे ही अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी ज़ोरों तोरों से रखें क्योंकि आपके एग्ज़ाम है जो ज़रूर होंगे। तो यहाँ पर जो आज है क्या है 31 मई, वो आज के दिन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो वर्ल्ड नो टोबैको डे। एब्सिस्टेंट टोबैको मतलब तम्बाकू छोड़ो। तो आज जो डे है वो क्या है, नो टोबैको डे। एग्जाम में आपको आता है कि 31 मई को हम कौन सा दिन मनाते हैं, तो नो टोबैको डे। और थीम है इस बार 2022 की पॉइजनिंग आवर प्लेनेट। क्या है, पॉइजनिंग आवर प्लेनेट। तो क्या है, इस साल की थीम है वर्ल्ड नो टोबैको डे की। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है जो कई बार आ भी चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है क्रेनियोपैगस रिफर्स टू। तो क्रेनियोपैगस का मतलब क्या है, फ्यूजन एट हेड एंड स्पाइन, फ्यूजन एट हेड ओनली, फ्यूजन एट हेड एंड लेग्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो क्रेनियोपैगस का मतलब क्या है, तो क्रेनियोपैगस का मतलब होता है ओनली हेड का फ्यूजन होना। किसका, यहाँ पर ये देखिए, क्रेनियोपैगस का मतलब होता है ओनली हेड का फ्यूजन होना। देखिए ये तो पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रेनियोपैगस, जिसमें ओनली हेड फ्यूज होंगे, ना कि स्पाइनल कॉर्ड और अदर पार्ट हैं जो फ्यूज होंगे। या तो वर्टिकल भी हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, फ्रंटल हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ऑक्सीपिटल हो सकता है। लेकिन ओनली जब बच्चों में आपने देखा होगा कि सिर 2 अलग अलग हैं लेकिन ये जुड़े हुए रहेंगे, स्पाइन अलग होगी इनकी, बाकी सभी बॉडी ऑर्गन अलग अलग होंगे, लेकिन क्या होगा, ओनली हेड बस है जो फ्यूज रहेगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में यदि इमेज आती है तो ये क्या है, ये है क्रेनियोपैगस। नेक्स्ट वन इज इफ अ 3-year-old child is said to have delayed milestone if he fails to। यदि बच्चे को कहा जाता है कि 3 साल का है लेकिन उसका डेवलपमेंटल डिले है, दैट मीन्स 3 साल में वो क्या नहीं कर पाएगा, तो हम उसको कहेंगे कि इस बच्चे का क्या है, डेवलपमेंटल डिले है। ऑप्शन में यूज ऑफ स्पून, ड्रॉ या स्क्वायर, स्किपिंग,
क्लाइंब विथ ऑल्टरनेटिंग फुट डाउनवर्ड इन द स्टेयर्स। तो यहाँ पर 3 साल का बच्चा है जो क्या काम नहीं करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चा क्या है, उसका डेवलपमेंटल है जो डिले हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो क्या होगा, वो होगा 3 साल में बच्चा यदि स्पून यूज़ नहीं कर पाता है, दैट मीन्स क्या है, डेवलपमेंटल डिले है। स्किपिंग, क्लाइंबिंग, ये सब बच्चे मेनली 4 ईयर के बाद ही कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लाइंबिंग ही भी क्लाइंब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेयर्स क्लाइंब करने की बात हो रही है कि नीचे की तरफ है जो ऊपर की सीढ़ियों से एक एक सीढ़ी है जो छोड़ के, बीच में एक सीढ़ी छोड़ के अल्टरनेट क्या करेंगे, क्लाइंब करेंगे, तो ये नहीं कर पाएंगे। स्किपिंग नहीं कर पाएगा 3 साल का बच्चा। स्क्वायर भी वो बनाएगा लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन यदि वो स्पून प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है, दैट मीन्स क्या है, डेवलपमेंटल डिले है। जनरली बच्चे 1 ईयर के बाद ही वो ग्रास्प मोटर डेवलपमेंट है, डेवलप होने लगता है और इवन वो पेन भी प्रॉपर पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज ऑफ स्पून। नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन अ येलो कलर वेंचूरा मास्क इज। तो येलो कलर के वेंचूरा मास्क से कितने लीटर ऑक्सीजन फ्लो होगी पर मिनट में? 31% एंड 6 लीटर पर मिनट, 35% एंड 8 लीटर पर मिनट, 60% एंड 50 लीटर पर मिनट, या 40% एंड 10 लीटर पर मिनट। तो कितने परसेंट और ऑक्सीजन है जो कितने पर मिनट फ्लो होगी, वो भी येलो कलर के मास्क से? तो वो होगी 35% एंड 8 लीटर पर मिनट। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में या तो ये डिवाइस है जो वेंचूरा डिवाइस है, वेंचूरा मास्क बॉल्ब है, ये दे के इनका ऑक्सीजन फ्लो रेट पूछ सकते हैं, या फिर ओनली कलर बताएंगे, या फिर आपको जो जितनी वैल्यू है कि कितने परसेंट ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो पूछेंगे, कितने मिनट में होगी, ये सब है जो आपको आ सकता है। तो आप यहाँ पर यदि ब्लू कलर का आपसे पूछते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में येलो कलर का था, यदि ब्लू कलर पूछते हैं 24% ऑक्सीजन फ्लो होगा, वो भी 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से। यदि वाइट पूछते हैं तो 28% होगा 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से। वाइट आता ऑरेंज आएगा तो 31% 6 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग, और येलो आएगा तो 35% एंड 8 लीटर पर मिनट। यहाँ पर ये देखिए, यदि रेड आता है तो 40% 10 लीटर पर मिनट, और ग्रीन आता है तो 60% 15 लीटर पर मिनट। तो क्या है, वेंचूरा मास्क है, वेंचूरा मास्क वॉल्व है जिसके थ्रू ऑक्सीजन का इतने परसेंट फ्लो होगा, वो भी पर लीटर पर मिनट में। नेक्स्ट वन इज अकरेंस ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज कॉमनली सीन इन विच एज। तो यहाँ पर ऑडिपल कॉम्प्लेक्स जनरली किस एज में देखने को मिलेगा? ऑप्शन में गर्ल्स बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, बॉयज़ बिटवीन 1 to 3 ईयर ऑफ एज, गर्ल्स बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज, या फिर बॉयज़ बिटवीन 3 to 5 ईयर ऑफ एज। तो जो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स है, तो ये ऑडिपल कॉम्प्लेक्स है जो किस एज में देखने को मिलेगा? तो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा बॉयज़ में, कब? 3 से 5 साल की एज के बीच में। कब देखने को मिलेगा? 3 से 5 साल की एज में देखने को मिलेगा ऑडिपल कॉम्प्लेक्स बॉयज़ में। यदि गर्ल्स का पूछते हैं तो इनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। वे दोनों कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे कि ये है क्या, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपल कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है तो यहाँ पर यदि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पूछते हैं तो मेनली बॉयज़ में 3 to 5 ईयर की एज में, जो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है उनमें आपको देखने को मिलेगा। सिगमंड फ्रूट की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने बताया है। और यदि गर्ल्स में पूछें तो क्या होगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? फॉर गर्ल्स इट्स बीइंग कॉल्ड द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो यदि अक्रेंस पूछते हैं तो गर्ल्स में कब होगा? 3 to 5 ईयर में। यदि बॉयज़ में पूछे तो 3 to 5 ईयर में क्या होगा, ऑडिपल कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। जनरली आपने देखा होगा कि जो डॉटर्स होती हैं वो अपने फादर के हैं जो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ज़्यादा क्लोज होती हैं, और जो बेटे होते हैं वो अपनी मम्मी के, मदर्स के। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ है जो क्या की है, रिप्रेजेंट की है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपल कॉम्प्लेक्स को लेके। नेक्स्ट वन इज, या फिर हम ये कह सकते हैं अपोजिट सेक्स को लेके। नेक्स्ट वन इज डीपीटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच एज। तो डीपीटी किस एज में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? फैमिली हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, माइल्ड डायरिया, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस, या फिर एक्यूट आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो डीपीटी किस केस में क्या रहेगी, कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी?
तो मेनली डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। तो डी और डिप्थीरिया और टिटनेस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है प्रॉब्लम इससे है। तो जिस भी केस में यदि फैमिली हिस्ट्री को कन्वर्जन की प्रॉब्लम है तो डीपीटी क्या रखेंगे हम, कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं। लेकिन यहाँ पर मेनली जो अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिकल इलनेस, ये भी इस पर डिपेंड करेगा। ये देखिए यहाँ पर हिस्ट्री कन्वर्जन की है, यदि बच्चे को यहाँ पर डायरेक्ट कहते कि कन्वर्जन है तब हम उसमें डीपीटी कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे। लेकिन यदि बच्चे को खुद न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, यहाँ पर आप इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज ना होए, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि यदि फैमिली हिस्ट्री है कन्वर्जन की, लेकिन जो एट प्रेजेंट बच्चा है उसको कन्वर्जन आए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यदि बच्चे को खुद न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत मार्क करके आते हैं, यदि खुद जिसके लिए प्रॉब्लम एट प्रेजेंट है न्यूरोलॉजिकल इलनेस है तब हम नहीं देंगे, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल इलनेस में फिट्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एपिलेप्सी आ सकती है, यदि फेब्राइल फिट्स की प्रॉब्लम भी होती है बच्चों में तब भी डीपीटी को क्या किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेट रखा जाता है, क्योंकि इसका पर्ट्यूसिस कंटेंट क्या कर सकता है, फिट्स ला सकता है। तो यहाँ पर पर्ट्यूसिस रिएक्शन के कारण डीपीटी वैक्सीन का जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है, तो यदि न्यूरोलॉजिकल इलनेस है और यदि किसी को फेब्राइल इलनेस है एंड एक्यूट फेब्राइल इलनेस में भी क्या होता है, फिट्स आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है न्यूरोलॉजिकल इलनेस है या फिर पर्ट्यूसिस से कुछ ज़्यादा रिएक्शन होता है आपकी बॉडी को, या फिर वैक्सीन फ्रोजन हो या फिर ठंडी हो तब नहीं देंगे। तो ऐसे केस में यदि आपको ऑप्शन आता है तो इन जो दो ऑप्शन हैं, माइल्ड डायरिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कन्वर्जन यदि बच्चे को खुद कहते तब हम मार्क करते इसको आंसर, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस कहा है तो ऐसे केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे हम डीपीटी का जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है वो। या तो एग्जाम में आपको ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, जिन बच्चों को कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम है उनको हम कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे, तो वो होगा डीपीटी। या फिर यदि वहाँ पर पर्ट्यूसिस बस है तो हम पर्ट्यूसिस को मार्क कर सकते हैं, लेकिन पर्ट्यूसिस अकेला एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। डीपीटी या फिर पेंटावैलेंट वैक्सीन में जो 5 कंटेंट वैक्सीन होती हैं वो एडमिनिस्टर की जाएगी। नेक्स्ट वन इज RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। यदि मदर क्या है, RH नेगेटिव है, मदर RH नेगेटिव है, बेबी डिलीवर किया है मदर ने, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट करवाएंगे बेबी के लिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, RH नेगेटिव मदर ने एक बेबी डिलीवर किया है, बेबी का कौन सा टेस्ट हम करवाएंगे, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, प्लेटलेट काउंट या फिर ब्लड कल्चर। तो जो टेस्ट किया जाएगा, मदर RH नेगेटिव है, बेबी को डिलीवर किया है, बेबी डिलीवर किया है माँ ने, लेकिन पता नहीं है कि बेबी को RH इम्यूनाइजेशन है, RH एंटीबॉडी है बॉडी में या नहीं, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे हम, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि बेबी के लिए पूछा है तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट, यदि मदर के लिए पूछे तब हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज सोन इन द इमेज। यहाँ पर इमेज में एक IUCD डिवाइस दिख रही है, तो ये कौन सी है, डेपो प्रोवेरा, माला एन, फर्स्ट जनरेशन IUD या फिर मिरेना। तो यहाँ पर बता दें जितनी भी हार्मोनल IUCD होती हैं वो किस में आती है, 3rd जनरेशन IUCD में आएंगी। अब यहाँ पर जो IUCD दिख रही है ये क्या है, ये है मिरेना, क्या है, मिरेना या फिर प्रोजेस्टासाइड, सॉरी ये क्या है, मिरेना LNG20 है जो यहाँ पर इमेज में आपको दिख रही है। प्रोजेस्टासाइड और मिरेना ये दोनों बस क्या है, 3rd जनरेशन IUD हैं। तो यहाँ पर आपको यदि एग्जाम में आता है, मैंने आपको 2 दिन पहले ही जो क्लास ली थी उसमें मैंने प्रोजेस्टासाइड आपको बताया था, लेकिन यदि यहाँ पर इस तरीके से इमेज आती है तो ये क्या है, मिरेना। मिरेना का दूसरा नाम क्या है, LNG20। तो मिरेना LNG20 क्या है, लेवोनोजेस्ट्रॉल IUCD है जिसमें क्या कंटेंट है, 20 म्यूजी क्या है, लेवोनोजेस्ट्रॉल है, 5 साल के लिए इफेक्टिव होती है। यदि आप बीच में कंसीव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव करवा सकते हैं। और यहाँ पर बात की जाए प्रोजेस्टासाइड की, तो प्रोजेस्टासाइड और मिरेना ये 2 ही ओनली क्या हैं, 3rd जनरेशन IUD जिनको हम हार्मोनल IUD भी कहते हैं। तो दोनों कैसी होती, T शेप डिवाइस रहेंगी,
लेकिन प्रोजेस्टासाइड में 38 mg प्रोजेस्टेरॉन होगा। पर डे रिलीज पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि प्रोजेस्टासाइड में कितना प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टासाइड पर डे कितना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, तो वो होगा 65 mg पर डे। 1 साल इसकी इफेक्टिवनेस रहेगी। नेक्स्ट है डेपो-प्रोवेरा। डेपो-प्रोवेरा इंट्रामस्कुलर लगने वाला क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा। इसका मेन एक्शन क्या है, ओव्यूलेशन को सप्रेस करना। डेपो-प्रोवेरा जनरली मार्केट में किस नाम से मिलता है, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। क्या है, डेपो-प्रोवेरा मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। इसमें जो प्रोजेस्टिन हार्मोन है, ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है जो एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाता है। जो ओवरी रिलीज करेगी जो भी ओवम को, तो उस केस में क्या करेगा, ओवुलेशन को ही सप्रेस करने का काम करेगा, जिससे ना तो ओवुलेशन होगा, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो एग भी रिलीज नहीं होंगे। तो इसीलिए डेपो-प्रोवेरा का काम क्या है, यहाँ पर ओवुलेशन को सप्रेस करना। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट किया जाता है, और इसमें जो केमिकल है वो क्या है, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट और हार्मोन प्रोजेस्टिन। नेक्स्ट वन इज एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो जो एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर है, एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर का मतलब 10 साल से लेकर 19 साल तक की एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं, यदि वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो जो एडोलेसेंट प्रेग्नेंट मदर है, क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे उनको प्रेगनेंसी में, इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया, डायबिटीज मेलाइटिस या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो यदि मदर क्या है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही है, 10 से 19 साल तक एज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर एज नहीं है पता हमें, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, एडोलेसेंट, जिसका मतलब क्या है 10 से 19 साल तक। तो जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे वो क्या होंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि DM प्री इक्लेम्सिया इक्लेम्सिया आफ्टर 35 ईयर के बाद डेवलप होने वाली कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में। लेकिन यदि मदर एडोलेसेंट है तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन इज इन इमेज विच काइंड ऑफ लाई इज सीन। तो यहाँ पर इमेज में आपको एक लाई दिख रही है, कौन सी लाई है, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी लाई दिख रही है, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बेबी का हेड डाउन साइड है, बटक अपर साइड है। तो यहाँ पर जो इमेज में जो लाई दिख रही है वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल लाई। लाई का मतलब होगा रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर्स यूट्रस और मैटरनल स्पाइन। यहाँ पर लॉन्ग एक्सिस, यहाँ पर अपर पार्ट से लेकर लोअर पार्ट तक जो बेबी यहाँ पर है, तो क्या है, रिलेशनशिप है लॉन्ग एक्सिस, जो यहाँ पर सीधा रिलेशनशिप यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, लाई। और यहाँ पर जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए यदि लाई पूछा जाता है तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। अब यहाँ पर 3 टाइप के लाई होंगे, ये देखिए इमेज देखिए, इजीली समझ में आता है इमेज से। लॉन्गिट्यूडनल लाई विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, सेफेलिक पोजीशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और लॉन्गिट्यूडनल लाई, एक कॉमन चीज़ें हैं तीनों, किसके लिए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। फिर आता है लॉन्गिट्यूडनल लाई है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा, बटुक्स क्या होंगे, डाउन साइड होंगे। और यदि यहाँ पर ट्रांसवर्स है तो बेबी क्या है, लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर रिलेटेड टू द मदर, इन अदर वर्ड बेबी इज साइडवे, बेबी पूरा कैसा है, साइडवे, सीधा डायरेक्ट लेटा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है, लाई है। 3 टाइप के लाई होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। जो कॉमन लाई माना जाता है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए लॉन्गिट्यूडनल लाई, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन दैट मीन्स हेड डाउन एंड सेफेलिक पोजीशन। नेक्स्ट वन इज ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ यूट्रस व्हेन द हाइट ऑफ द यूट्रस रिमेन्स एट द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एट विच वीक। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि यूट्रस की हाइट है जो लेवल ऑफ सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिस तक किस वीक में रहेगी, कितने वीक की प्रेगनेंसी में मदर का जो यूट्रस है लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक ही रहेगा। 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो मदर का यूट्रस है जो लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक किस वीक में रहेगा, 12th वीक की प्रेगनेंसी में। यहाँ पर ये देखिए अब आप, तो यदि यहाँ पर सेम लेवल तक पूछते हैं कि सिम्फाइसिस प्यूबिस तक है जो किस वीक तक रहेगा, तो 12 वीक तक।
यदि लेकिन लेवल ऑफ अम्बलाइकस तक की बात करें, अम्बलाइकल रीजन तक कब आ जाएगा, 24th वीक में। 16th वीक में तो 12 वीक के बाद यदि आपको पूछे 16th वीक में पहले कहाँ पर है, ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है इसके इक्वल है, लेकिन 16th वीक में क्या होगा, मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस एंड अम्बलाइकस, अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के जो बीच का पार्ट है 16th वीक में वहाँ होगा। 24 वीक में लेवल ऑफ अम्बलाइकस तक। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द नैरोएस्ट पार्ट इन दिस इमेज। तो यहाँ पर आपको फैलोपियन ट्यूब और उसके पार्ट दिखाए जा रहे हैं। इसमें से आपको बताना है कि सबसे नैरो पार्ट कौन सा है, इंटरस्टियम, एम्पुला, इस्थेमस या फिर फिम्ब्री। तो सबसे नैरो पार्ट यहाँ पर पूछा है इस इमेज में, तो सबसे नैरो पार्ट क्या है, तो सबको पता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसके जो यहाँ पर पार्ट है इनमें से सबसे नैरो पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है इंटरस्टियम। क्या होगा, इंटरस्टियम। और जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, वो होता है एम्पुला में। नेक्स्ट वन इज, और जो स्पर्म को मूव करने का काम कौन करेगा, फिम्ब्री। नेक्स्ट वन इज इन एक्सरे आइडेंटिफाई द सिचुएशन इज सीन। तो एक्सरे में आपको क्या दिख रहा है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, CHF, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर हार्ट फेलियर। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको एक्सरे में, तो यहाँ पर देखिए एक सूज जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है, जिसमें हार्ट कैसा दिख रहा है, बूट शेप हार्ट है जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई एक बूट, जो गांव में लोग जूते पहनते हैं खेत में जाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, बूट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बूट के जैसा आपको शेप दिख रहा है, तो एक इसमें देखने को मिलेगा टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। नेक्स्ट वन इज कैसियर फ्लैसियर गोल्डन ब्राउन रिंग एट द लिम्बस ऑफ कॉर्निया सीन विथ अ हैंड लेंथ ऑब्जर्व्ड इन। तो यहाँ पर हैंड लेंथ से आपको देखिए कॉर्निया के चारों तरफ आपको ब्राउन कलर की एक रिंग दिख रही है। तो ये क्या है, जिसको हम क्या कहेंगे, कैसियर फ्लैसियर गोल्डन ब्राउन रिंग। ऑप्शन में ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, विल्सन्स डिसीज या फिर विल्म्स ट्यूमर। तो विल्म्स ट्यूमर कहाँ पर होता है, किडनी में। यहाँ पर जो गोल्डन ब्राउन रिंग दिख रही है कॉर्निया के चारों तरफ, तो क्या कहेंगे हम इसको, विल्सन्स डिसीज, जिसमें क्या है, कॉपर का डिपोजिशन हुआ है। कॉपर डिपॉजिट होने के कारण ये जो रिंग दिख रही है कैसे दिख रही है, गोल्डन ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है। यदि एग्जाम में आता है गोल्डन ब्राउन जो रिंग है इसका रीजन क्या है, तो वो कॉपर डिपोजिशन। इस डिसीज को हम क्या कहेंगे, कैसियर फ्लैसियर डिसीज। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड एट। ऑप्थेल्मिक का मतलब है जो मेडिकेशन आँखों में इंस्टिल की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी, लोअर कंजक्टिवल सैक में, द कॉर्निया ऑफ द आई में, अपर कंजक्टिवल सैक में या फिर द एज ऑफ द आई में। तो यहाँ पर जो ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन है कहाँ पर यहाँ जो इंस्टिल करेंगे हम, जो आँख में या कान में जो मेडिसिन दी जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, इंस्टिलेशन। तो कैसे इंस्टिल की जाएंगी, लोअर कंजक्टिवल सैक में। इस तरीके से यहाँ पर लोअर कंजक्टिवल सैक में मेडिसिन को इंस्टिल किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मल इफ देयर आर। तो जो NST होता है प्रेगनेंसी में, इसको नॉर्मल कब कहा जाता है, नो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अ 40 मिनट ऑब्जर्वेशन, 2 or more FHR acceleration during a 20 minute period, 2 or more FHR acceleration in a 40 minute of period, if no deceleration during a 40 minute observation। तो NST टेस्ट किया जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आ रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, साथ ही साथ बेबी की जो FHR है उसको सुनने के लिए, क्योंकि जब लेबर पेन आते हैं उस टाइम पर आप है जो बेबी के मूवमेंट फील नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में NST किया जाता है जब 2 और 2 से ज़्यादा बार FHR एक्सेलरेशन दिखाई दें, वो भी 20 मिनट में। एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो बेबी की हार्ट रेट है वो यदि आप चेक करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा बार क्या होती है, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल NST टेस्ट। इस तरीके से या तो ये मशीन और इमेज दिखा सकते हैं, एग्जाम में पूछेंगे कि ये क्या है, तो ये यहाँ पर NST टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट विथ चेस्ट इंजरी हैज सफर्ड फ्लेयर चेस्ट। तो यदि एक क्लाइंट को क्या हुई है, चेस्ट इंजरी हुई है और फ्लेयर चेस्ट है, फ्लेयर चेस्ट का मतलब है कि रिब्स पूरी क्या हो रही हैं, फ्लोट हो रही हैं, तैर रही हैं।
तो यहाँ पर है क्वेश्चन, अ नर्स असिस्ट द क्लाइंट फॉर विच मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ फ्लेयर चेस्ट। तो यहाँ पर एक नर्स कौन से साइन के लिए सबसे पहले है जो असिस्ट करेगी? ऑप्शन में साइनोसिस, हाइपोटेंशन, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट या फिर डिस्निया स्पेशली ऑन एक्सलेशन। तो ऐसे केस में एज अ नर्स है जो आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट को चेक करना। और फ्लेयर चेस्ट क्या है कि कोई चेस्ट इंजरी होती है तो जो रिब्स हैं यहाँ पर ब्रोकन हो जाएंगी, जिसके कारण जब आप सांस लेंगे तो रिब केज क्या होगी? बहुत ज़्यादा एक्सपेंड है जो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वही है पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट है जो आप यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर फ्लेयर सेगमेंट का मतलब है जो चेस्ट के ब्रोकन पार्ट है वो। नेक्स्ट वन इज करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द पिन्ना इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में पिन्ना होल्ड करने की मेथड क्या है? अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्टली या फिर डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो बच्चों में पिन्ना को होल्ड करने की जो करेक्ट मेथड है वो क्या है? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। एडल्ट की बात करें तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड, यदि बच्चों में पूछें तो पहले डाउनवर्ड एंड देन आफ्टर द बैकवर्ड। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए कि इनकरेक्ट पेयर है क्या? डीपीटी यहाँ पर वैक्सीन दिए हुए हैं, उनके रूट और किस डिसीज से प्रिवेंट करेंगे वो बताया गया है यहाँ पर, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है, दैट मीन्स इनकरेक्ट है। बीसीजी टीबी इंट्राडर्मल, तो ये बिल्कुल सही है कि बीसीजी है जो ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी इंट्राडर्मल रूट से। फिर आता है यहाँ पर डीपीटी पर्ट्यूसिस सबक्यूटेनियस। तो डीपीटी पर्ट्यूसिस सबक्यूटेनियस है जो यहाँ पर क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस यहाँ पर किस रूट से दी जाती है? तो ये दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से। कैसे? इंट्रामस्कुलर रूट से। फिर एमएमआर रूबेला सबक्यूटेनियस, तो बिल्कुल सही है। ओपीवी पोलियो ओरल, ओपीवी वैक्सीन पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए ओरल दी जाती है। एमएमआर रूबेला सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं। डीपीटी पर्ट्यूसिस से प्रिवेंट करेगा लेकिन इंट्रामस्कुलर है जो दिया जाएगा। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज द मेन सिम्टम ऑफ चोकिंग इमरजेंसी इज। तो कोई पर्सन चोक हुआ है, उसमें कुछ भी उसके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है या फिर कुछ भी चोकिंग इमरजेंसी हुई है, तो फर्स्ट साइन क्या होगा? इनेबिलिटी टू स्पीक, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, अनकॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट जो साइन होगा, मेन सिम्टम होगा चोकिंग का, इमरजेंसी में होगा इनेबिलिटी टू स्पीक। अब यहाँ पर जो चोकिंग है इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? 5 बैक ब्लो एंड 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देके, जिसको हम क्या कहते हैं? हेमलिच मैन्यूवर। यदि किसी को अदर फॉरेन ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है एयरवे में तो कैसे ट्रीट करेंगे हम चोकिंग को? 5 and 5, दैट मीन्स 5 बैक ब्लो एंड 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देके, जिसको हम क्या कहेंगे? हेमलिच मैन्यूवर, जो कि एग्जाम में आपको आता है। यदि एग्जाम में आता है तो ये क्या है? यहाँ पर हेमलिच मैन्यूवर की ही जो प्रोसेस की जा रही है। तो इसमें क्या किया गया? 5 बैक ब्लो, चेस्ट के यहाँ पर आपको एक हाथ से होल्ड करना है, पीछे से जो शोल्डर ब्लेड है यहाँ पर आपको 5 बैक ब्लो देना है। एंड देन एब्डोमन को यहाँ पर टाइटली, जो रिब केज है, डायफ्राम है, यहाँ से आपको होल्ड करके रखना है, वो भी टाइटली। तो ये क्या है? 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट है, 5 टाइम ऐसा करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हेमलिच मैन्यूवर। नेक्स्ट वन इज अ थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडिल ईयर इज कॉल्ड। तो एक सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन रहेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में। मतलब एक्सटर्नल ईयर कैनाल बाहरी जो हिस्सा है और मिडिल का, और लास्ट आता है इनर में। लेकिन एक्सटर्नल और मिडिल के बीच में जो पार्टीशन है ट्रांसपेरेंट, उसको क्या कहेंगे? यूस्टेचियन ट्यूब, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ऑडिटरी ऑसिकल। तो ऑडिटरी ऑसिकल यहाँ पर जो इमेज के थ्रू इजीली समझ में आएगा, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में जो एक सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन है उसको हम क्या कहते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर आउटर ईयर के पार्ट क्या हैं? पिन्ना हो जाएगा,
कोक्लिया हो जाएगा, ईयरलोब हो जाएगा। लेकिन मिडिल ईयर में क्या आएंगे, पूरे ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स आ जाएंगे, मिलियस, इनकस, स्टेपस। फिर इनर ईयर के पार्ट हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, कोक्लिया, वेस्टिबुलर नर्व, कोक्लियर नर्व और यहाँ पर अदर ऑर्गन। ये सब क्या है, मिडिल ईयर के ऑर्गन है। तो यहाँ पर यदि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पूछी है, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, ये क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज द पॉइंट एट विच द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर ट्रैकिया अपर साइड से तो एक ही पार्ट है, लेकिन नीचे जाके लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, जिस पॉइंट पर डिवाइड होगी, हाइलस, लोब्स, कार्डियक नोच या फिर कैरिना, क्या कहेंगे, जहाँ पर ट्रैकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में क्या होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, पार्ट क्या कहलाता है, कैरिना। देखिए ये वाला सेक्शन, यहाँ पर जो पॉइंट पूछा है, यहाँ से लेफ्ट मैन ब्रोंकस और राइट मैन ब्रोंकस में ट्रैकिया डिवाइड हो रही है, बट जो यहाँ पर डिवाइड होती है पॉइंट क्या कहलाता है, कैरिना। नेक्स्ट वन इज, ये देखिए दूसरी इमेज में भी बताया हुआ है। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज हेल्ड इन 1978। तो 1978 में प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो कहाँ पर हुई थी, यूथोपिया, अल्बर्टा, अत्साना या फिर यूएसएसआर में। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1978 में, कहाँ पर, यूएसएसआर में। तो जो अल्मा-अटा डिक्लेरेशन है, इन्होंने अडॉप्ट किया था कजाकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर को 1978 में। और जो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कहाँ हुई थी, जनरली अस्थाना में हुई थी, इंडिपेंडेंस अस्थाना में। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू की हम बुक्स के जाते हैं तो यूएसएसआर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको एक बार जो जरूर क्लियर कर लें। लेकिन बुक्स, सभी बुक्स में यूएसएसआर ही दिया गया है। यहाँ पर प्रिंसिपल पूछे जाते हैं यदि प्राइमरी हेल्थ केयर के, कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरली एग्जाम पर्पस से यदि बात करते हैं हम, तो क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। और जो यहाँ पर प्रिंसिपल के बाद ये क्या होगा, एलिमेंट हो गया। भाई यहाँ पर अदर जो फंक्शनिंग पूछते हैं, एलिमेंट पूछते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 8। नेक्स्ट इज द नर्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड ऑफ सिम्टम इन अ पेशेंट विथ कार्डियक टेम्पोनेड। यदि पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेड है तो 3 क्लासिकल साइन कौन से हैं, 3 ट्रायड साइन है। जो ट्रायड का मतलब हुआ 3 साइन कौन से हैं कार्डियक टेम्पोनेड के, इंक्रीज्ड बीपी, डिस्टेंट हार्ट साउंड एंड फॉलन सीबीपी, फॉलिंग बीपी, राइज सीबीपी एंड डिस्टेंट हार्ट साउंड, डिक्रीज सीबीपी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट गैलोप्स, राइज्ड ब्लड प्रेशर, फॉलन सीबीपी एंड लाउड हार्ट साउंड। क्या है 3 ट्रायड सिम्टम्स, तो वो है यहाँ पर ब्लड प्रेशर, जिसको हम ब्रैक्स ट्रायड कहते हैं। एग्जाम में याद रखना है, कार्डियक टेम्पोनेड के पेशेंट में जिसको हम बैक्स ट्रायड कहेंगे, तो कौन से बैक ट्रायड का मतलब होगा 3। तो बैक्स ट्रायड के साइन हो क्या, हाइपोटेंशन, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर कम होना, जुगुलार बैंड डिस्टेंशन एंड मफल्ड हार्ट साउंड है, डिस्टेंट हार्ट साउंड है जो सुनाई देंगे किसमें, कार्डियक टेम्पोनेड में। एग्जाम में आता है बैक्स ट्रायड साइन किसके हैं, तो हैं कार्डियक टेम्पोनेड के। कौन कौन से, हाइपोटेंशन दैट मीन्स लो ब्लड प्रेशर, राइज्ड सीबीपी एंड डिस्टेंट हार्ट साउंड। Next one is the process of movement of solutes from an area of higher concentration to lower concentration is referred as। तो जब जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो भी सॉल्यूट्स हैं क्या करेंगे, मूव करेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर ऑस्मोलैरिटी। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। यदि डायरेक्ट पूछा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव हो रहे हैं तो क्या है, डिफ्यूजन। लेकिन यदि यहाँ पर कहते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं तब हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। यदि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टर्म यूज़ करेंगे लेकिन नहीं किया गया तो क्या है, डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज एक्सपल्सन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स पर वेजाइना इन द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ। यदि वेजाइना से ग्रेप लाइक वेसिकल्स है जो एक्सपेल्ड आउट होते हैं तो किसका डायग्नोस्टिक फीचर है, एब्रप्टो प्लेसेंटा, हाइडेटिफॉर्म मोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्रिटेंड प्लेसेंटा।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एब्रप्टो प्लेसेंटा और रिटेन प्लेसेंटा में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, लेकिन ग्रेप लाइक वेसिकल्स नहीं निकलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे, हाइडेटिफॉर्म मोल में, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेरा वैक्सीन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि एंटीसेरा वैक्सीन इनमें से कौन सी है। इसका आंसर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको मॉर्निंग में दिया जाएगा। ऑप्शन है टीटी, रेबीज, कोलेरा या फिर टाइफॉइड वैक्सीन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।